नमस्ते बच्चों। पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजनीतिक भूगोल का विकास किस तरह से हुआ और वर्तमान में उसके क्या ट्रेंड चल रहा है। हमने वर्तमान में अर्थात 20वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल का जो विकास है वो विभिन्न देशों में जैसे फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन आदि देशों में किस तरह से हुआ, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे। ब्रिटेन में हमने ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक भूगोल का विकास, जैसे कि हमने पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि जर्मनी एवं फ्रांस की तुलना में काफ़ी मंद रहा है। ब्रिटेन में जो हमने पढ़ा कि राजनीतिक भूगोल के विकास के लिए प्रमुख जो विद्वान हैं जेम्स फेरेग्री, हर्बर्टसन, रॉक्सबी आदि विद्वानों ने और मैकिंडर, इन विद्वानों ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पृष्ठभूमि में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। प्रोफेसर फ्लूर ने, ये जो कि रॉक्सबी के ही समकालीन भूगोलवेत्ता हैं थे, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के जो अन्य तथ्य हैं उनके प्रति अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करते हुए सामाजिक समस्याओं का अवलोकन किया। फ्लूर ने विश्व की सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन जो किया उसे अपने प्रसिद्ध लेख का नाम है द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इस लेख के माध्यम से उन्होंने जो विश्व की जितनी भी सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं हैं उसका अध्ययन इस लेख के माध्यम से किया। यद्यपि फ्लूर ने जो मानव मस्तिष्क को प्रधान माना, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रादेशिक शक्तियों के प्रभाव को भी महत्व दिया। अर्थात फ्लूर ने मानव मस्तिष्क के साथ साथ प्रादेशिक शक्तियों के महत्व को भी स्पष्ट किया। फ्लूर आगे बताते हैं कि मानवीय संगठन, वाणिज्य विकास तथा आत्मनिर्भरता जो है वह नगरों के लिए आवश्यक है। भू राजनीतिक अध्ययन से संबंधित अनेक पुस्तकों की रचना भी फ्लूर ने की। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, इस पुस्तक में फ्लूर ने सामाजिक संगठन एवं अतीतकालीन राजनीतिक व्यवस्था तथा सभ्यता का दिग्दर्शन करवाया है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है और जो प्रमुख विद्वान हैं जैसे कि एलन डी ब्रूनेट, ए मूडी, चार्ल्स ए फिशर, रोनाल्ड जे जॉनस्टन, पीटर जे टेलर, ईस्ट डब्ल्यू गॉर्डन, केविन कॉक्स, रिचर्ड मयोर आदि, इन विद्वानों ने कई पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों के माध्यम से राजनीतिक भूगोल पर शोध परक मौलिक प्रकाशन के द्वारा अनेक शोध पत्र भी प्रस्तुत किए और वर्तमान में भी ब्रिटेन में राजनीतिक भूगोल की शाखा में कई नवीनतम शोध कार्य जारी हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक भूगोल का विकास है वह किस तरह से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो यूएसए है वहाँ पर राजनीतिक भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ और वर्तमान में भी यहाँ राजनीतिक भूगोल से संबंधित अनेक अध्ययन एवं शोध कार्य हो रहे हैं। यूएसए में एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, क्वार्टरली जो प्रकाशित होती है। यह विश्व की एकमात्र विशिष्ट पत्रिका है जो राजनीतिक भूगोल से संबंधित जितने भी नवीनतम शोध पत्र हैं उनका प्रकाशन करती है। नाम है इस पत्रिका का पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अमेरिका में इस तरह से हम देखें तो राजनीतिक भूगोल का विकास पर्याप्त हुआ है। इसका जो ज्ञान है वह विशेष रूप से प्रथम एवं द्वितीय विश्व जो युद्ध हुए, महायुद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, उसके बाद हुआ। अमेरिकन्स का विश्वास था कि यह विषय जो है राजनीतिक भूगोल वह किसी राष्ट्र के एक अस्त्र की भांति है। अर्थात अमेरिकन्स ने राजनीतिक भूगोल को एक अस्त्र के रूप में, एक वेपन्स के रूप में यूज़ किया जो कि युद्ध संबंधी कलाओं से अवगत कराता है और इसका प्रयोग है वह नाजी जर्मन के जो
उग्रवादी थे, उनको नाजी कहा जाता है। इन नाजियों ने अपने देश के उत्थान के लिए, अर्थात जर्मनी के उत्थान के लिए, राजनीतिक भूगोल का उपयोग भू राजनीति के रूप में किया था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की पराजय होती है, तो जो अमेरिकन का जो भ्रम था कि राजनीतिक भूगोल जो है वह एक अस्त्र की भांति है, यह भ्रम उनका दूर हो गया। इसके पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक भूगोल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस देश में आर्थिक संसाधनों का बाहुल्य था। अतः इन आर्थिक स्रोतों के विकास पर ही विशेष बल दिया गया, अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उससे पूर्व अमेरिका में राजनीतिक भूगोल पर कोई विशेष विकास से संबंधित कार्य नहीं हुए, क्योंकि उनका जो प्रमुख फोकस था वह आर्थिक स्रोतों के विकास पर था, अर्थात अपने देश का विकास कैसे किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, उसमें आर्थिक संसाधनों की जो बाहुल्यता है उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो इस तरह से परिणाम स्वरूप भूगोलवेत्ताओं ने, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक प्रगति की ओर ही बढ़ने का निश्चय किया, निर्णय लिया। अन्य भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक जगत से अधिकाधिक प्रभावित होने के कारण ही राजनीतिक भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान की संज्ञा प्रदान की। जैसे हेटनर आदि ने राजनीतिक भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान अर्थात एक कोरोलॉजिकल साइंस की संज्ञा प्रदान की। साथ ही अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने राष्ट्रीय जो शक्ति विकास है उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देकर के राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया, आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान दिया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल के विकास की जो दिशा है वह उत्तरोत्तर विकसित होने लगी। इसका जो विशेष विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद हुआ, जब अमेरिकन को भू राजनीति के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होने लगे तथा जो जर्मनी की जियोपॉलिटिक्स है वह अपने सीमित विचारों के कारण निरर्थक सिद्ध हुई। और हम देखते हैं कि किस तरह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को, जो कि एक भू राजनीतिक भूगोल को भू राजनीति की संकीर्ण विचारधारा में सीमित करने के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। 18वीं शताब्दी से अमेरिका में राजनीतिक भूगोल पर विशिष्ट कार्य होना आरंभ हुए। प्रमुख भूगोलवेत्ता जो हैं कुमारी सैंपुल, उन्होंने जो राजनीति भूगोलवेत्ता रेडजेल हुए उनकी प्रमुख शिष्या थी यह कुमारी सैंपुल। कुमारी सैंपुल के जो राजनीतिक विचार हैं वह रेडजेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे। वह निश्चयवादी जो विचारधारा है उससे प्रेरित विद्वान भूगोलवेत्ता थी। उन्होंने जो कुमारी सैंपुल ने प्राकृतिक वातावरण की गोद में ही समस्त मानवीय कार्यकलापों को पनपते हुए देखा। राजनीतिक एवं सामाजिक जो विकास है उसमें भौगोलिक तथ्यों का क्या प्रभाव रहता है, उसके अमिट प्रभाव को उन्होंने कुमारी सैंपुल ने स्पष्ट किया। यहाँ तक कि जो प्रत्येक रीति रिवाज हैं, नियम हैं, उनके निर्धारण में स्थान विशेष की जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उसकी भूमिका और प्रकृति क्या रहती है, इस पर भी कुमारी सैंपुल ने प्रकाश डाला। सैंपुल ने बताया कि किस तरह से साम्राज्यवादी एवं प्रसारवादी नीतियों की उत्पत्ति का भी भौगोलिक कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो विश्व की घुमक्कड़ जातियां हैं उनमें साम्राज्य विस्तार अर्थात क्षेत्रीय विस्तार की कल्पना जो है वह उनकी जो मानसिक प्रबलता है या विशेष चिंतन के कारण नहीं उत्पन्न हुई, वरन उसके पीछे उस स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। अर्थात कुमारी सैंपुल ने बताया कि जो घुमक्कड़ जातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं उसका कारण साम्राज्यवाद या क्षेत्रीय विस्तार की कल्पना नहीं था, वरन जो जहाँ जिन परिस्थितियों में वो रह रही हैं, भौगोलिक या प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां उनके माइग्रेशन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके अंतर्गत रहकर वह विकसित होता है तथा उसका बौद्धिक विकास होता है। अतः सैंपुल
ने बताया कि राजनीतिक भूगोल की जो नींव की स्थापना है उसके भावी मार्ग को प्रशस्त सैम्पुल महोदया ने किया। सैम्पुल की विचारधारा से भिन्न जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं ईसा बोमेन, वह भी एक प्रमुख राजनीतिक भूगोल विचारक के रूप में प्रसिद्ध है। ईसा बोमेन जो है वह फ्रांसीसी विचारधारा अर्थात संभववादी या संभववादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। ईसा बोमेन ने अनेक भौगोलिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें उनका जो प्रमुख ग्रंथ है भौगोलिक ग्रंथ वह है न्यू वर्ल्ड, जो कि राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यू वर्ल्ड जो ग्रंथ है वह 1921 में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद में इसका प्रकाशन किया हुआ। इसमें ईसा बोमेन ने इस ग्रंथ में अर्थात न्यू वर्ल्ड में बताया कि किस तरह से विश्व के जो देश हैं उनकी भू राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने अपने प्रमुख विचार प्रस्तुत किए। साथ ही शांति व्यवस्था के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन जो यह ग्रंथ है न्यू वर्ल्ड नाम का जो ग्रंथ है ईसा बोमेन द्वारा लिखित, इस ग्रंथ से विश्व की जो अन्य समस्याएं हैं जो कि त्यों विस्फोटक बनी रही और कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यूएसए में इस पुस्तक को पर्याप्त महत्व दिया गया क्योंकि इस पुस्तक ने अमेरिका की शांति व्यवस्था में महान प्रेरणा प्रस्तुत की। अर्थात जो अमेरिका की जो शांति व्यवस्था है उसमें महान प्रेरणा का काम ईसा बोमेन की पुस्तक न्यू वर्ल्ड ने किया। इसके अतिरिक्त यह पुस्तक जो थी वह बढ़ती हुई जनसंख्या एवं जो स्थानीय जो विस्तार है उसके संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। परंतु अंततोगत्वा इस पुस्तक को संयुक्त राज्य अमेरिका में पारंपरिक पार्थक्यवाद से चुनौती लेनी पड़ी, जिससे राजनीतिक भूगोल का विषय केवल कुछ ही विशेषज्ञों एवं राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं तक ही सीमित रह गया। बोमेन ने अपनी जो पुस्तक है न्यू वर्ल्ड में उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उत्पन्न होने वाला जो राजनीतिक सिनेरियो था विश्व का, उसकी कल्पना उन्होंने व्यक्त की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ नए विचार एवं परिस्थितियों पर भी अवलोकन इस पुस्तक में किया गया। ईसा बोमेन ने अपने कुछ लेख भी लिखे हैं। इन लेखों के माध्यम से उन्होंने पुस्तक में कुछ संशोधन भी प्रकाशित किए। उन्होंने किसी भी भू राजनीतिक विचार भावना को प्राथमिकता नहीं दी। इसके पश्चात बोमेन ने 1942 में द ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन रिलेशन टू वर्ल्ड पॉलिसीज नामक लेख भी प्रस्तुत किया, जो कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक तत्वों का जिसमें मूल्यांकन किया गया। इस तरह से प्रारंभिक दिनों में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक भूगोल के विषय में जो प्रगति हुई वह कुछ भ्रमों को लेकर के कुछ भ्रम उसमें रहे। कुछ विद्वान जियोपॉलिटिक्स को राजनीतिक भूगोल से भिन्न मानते थे। राजनीतिक भूगोलवेत्ता प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर, जो कि नवनिश्चयवाद के प्रणेता हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जियोपॉलिटिक्स एवं राजनीतिक भूगोल में कोई अंतर नहीं है, वरन दोनों ही एक हैं। जो इसमें अंतर है वो केवल इतना है कि जहाँ हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन स्वयं के लिए करते हैं, वहीं जियोपॉलिटिक्स का जो विषय यह जियोपॉलिटिक्स का विषय बन जाती हैं। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल एक व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत जियोपॉलिटिक्स को समाहित किया जाता है। अर्थात जियोपॉलिटिक्स राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ही एक अध्ययन का विषय है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक एवं लोकतंत्रीय विचारों का अंतर है। इसमें राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जर्मन विद्वानों की देन है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अतः टेलर ने मूल रूप से इसे स्पष्ट कर दिया कि जियोपॉलिटिक्स एवं राजनीतिक भूगोल की जड़ें एक ही हैं, अतः दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। इस प्रकार टेलर महोदय ने अमेरिका में राजनीतिक भूगोल की एक उपयोगी विचारधारा का सूत्रपात किया।
विशेष रूप से उन्होंने भू राजनीति विषय के अध्ययन को भी एक नया रूप प्रदान किया। जैसा कि हम जानते हैं कि टेलर महोदय ने भूगोल की जो क्रियात्मक संभववाद है, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म, या जिसे हम नव निश्चयवाद कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म, उस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने राजनीतिक भूगोल के विषय को उन्मुख करने वाली प्रमुख पुस्तक जो लिखी वह है ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। इसी तरह से एक और विद्वान हुए हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। उन्होंने भी राजनीतिक भूगोल के विषय को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। हंटिंगटन के समय में ही कार्ल सावर भी भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने लगे थे। कार्ल सावर का जो प्रमुख योगदान है वह सांस्कृतिक तत्वों के संबंध में भौगोलिक खोज को प्रधानता देने पर रहा। आधुनिक रूप में यदि हम पढ़े, अमेरिका में जो प्रमुख भू राजनीतिज्ञ या राजनीतिक भूगोलवेत्ता हैं उसमें प्रमुख नाम है निकोलस जे स्पाइकमैन। इनका स्थान सर्वोपरि है। ये अमेरिका के भू राजनीतिक विकास में के जो कार्यकर्ता हैं उनमें अग्रज माने जाते हैं। अर्थात निकोलस जे स्पाइकमैन भू राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं भू राजनीतिक प्रेरणा के कारण ही जो येल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनको संचालक नियुक्त किया गया था। इस तरह से उन्होंने जियोपॉलिटिक्स को अत्यंत ही महत्ता प्रदान की और देश की जो सुरक्षा नीति है उससे संबंधित योजना को भौगोलिक भूमिका के अंतर्गत विकसित करने का प्रयास किया। स्पाइकमैन की जो प्रमुख पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ पीस का प्रकाशन जो कि 1944 में हुआ था, इसमें स्पाइकमैन ने रिमलैंड के विचार का प्रतिपादन किया जिसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। इसी तरह से रिचर्ड हार्टशॉन जो कि एक प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता भू राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनका नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। हार्टशॉन महोदय ने भी राजनीतिक भूगोल को एक उल्लेखनीय दिशा दी। हार्टशॉन ने बताया कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल राजनीतिक क्षेत्रों का विज्ञान है जो क्षेत्रीय लक्षणों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप का अध्ययन कराता है। हार्टशॉन ने बताया कि जो भू राजनीति या राजनीतिक भूगोल का विकास तो जर्मनी में हुआ, लेकिन अमेरिका में उसके जो विकास के कार्य के संबंध में 1915 से लेकर 1935 तक के बीच में कोई सूचना नहीं मिल पाई। अतः इस बीच राजनीतिक भूगोल का विकास तीव्र गति से नहीं हो सका। हार्टशॉन आगे बताते हैं कि किसी राष्ट्र में प्रशासन की व्यवस्था उसी समय तीव्र बनाई जा सकती है जबकि केंद्रीय सरकार ने प्रशासन की दृष्टि से किसी प्रतिरूप की योजना बना ली है जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों एवं राज्य सीमा के भीतर स्थित हैं। हार्टशॉन की यह विचारधारा कि द स्टडी ऑफ द स्टेट्स एज कैरेक्टरिस्टिक of areas in relation to the other characteristics of areas, यह विचारधारा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबल रूप लेती गई। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो राजनीतिक भूगोल का अध्ययन राज्य के विभिन्न जो क्षेत्रीय संबंध है उसका अध्ययन है। अर्थात हार्टशॉन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन राज्य के जो विभिन्न क्षेत्रीय संबंधों का अध्ययन है। अर्थात राजनीतिक भूगोल किसी राज्य की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह विचार जो हार्टशॉन के जो विचार है वह भी जो अमेरिका की प्रमुख विचारधाराएं हैं भू राजनीति या राजनीतिक भूगोल को लेकर के कि राजनीतिक भूगोल एक कोरोलॉजिकल साइंस है, इसको ही पुष्ट करता है। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में आगे जो राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में प्रादेशिक भू संरचना का अध्ययन जोड़कर राजनीतिक भूगोल को नया रुख प्रदान किया गया। जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं एक डरवेंट विटलसी, डी विटलसी, उन्होंने भी राजनीतिक भूगोल को अपनी महान सेवाएं अर्पित की। विटलसी ने कई राजनीतिक भूगोल की पुस्तकें लिखी तथा लेख भी प्रकाशित किए।
उन्होंने लिखा कि राजनीतिक तथ्यों जो राजनीतिक भूगोल है उसका जो सार है वह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के जो राजनीतिक तथ्यों के अंतर को स्पष्ट करना है। अर्थात राजनीतिक भूगोल का मुख्य जो उद्देश्य है, सार तत्व है, जो वह है पृथ्वी के जो अलग अलग स्थान है, विभिन्न प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के बीच जो विभिन्न तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं या राजनीतिक तथ्य हैं, उनके मध्य जो भी अंतर पाए जाते हैं, उन अंतर को स्पष्ट करना ही राजनीतिक भूगोल का मुख्य सार है। अतः रिचर्ड जो हार्टशॉन है उसका योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक भूगोल के जो अन्य अमेरिकन विद्वान हैं उसमें प्रमुख हैं स्टेफन जॉन्स बी, रोजर कैस्पर्सन, NJG बाउंस, बॉक्स बाल्टीमोर, केविन कॉक्स, DR रेनॉल्ड, LM अलेक्जेंडर, मार्टिन इरा ग्लासनीर आदि। राजनीतिक भूगोल पर अमेरिका में इस तरह से जो विकास हुआ है उसकी वजह से यहाँ की जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसने भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टडीज़ को स्टडीज़ इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नाम से प्रकाशित किया है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इस महाद्वीप में राजनीतिक भूगोल को विश्वविद्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यहाँ सबसे अधिक विकास आधुनिक काल में हुआ है। राजनीतिक भूगोल का सबसे अधिक जो विकास है वह वर्तमान में हुआ है। OH की स्पेट है, उन्होंने जो कि एक प्रमुख ऑस्ट्रेलिया के विद्वान हैं, उन्होंने राजनीतिक राजधानियों की स्थिति और विकास के संबंध में व्यापक रूप से भू राजनीतिक अध्ययन अपने लेखों में के माध्यम से किया। इसी तरह से जो तटस्थ क्षेत्र हैं उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण अध्ययन ऑस्ट्रेलिया में के जो प्रमुख विद्वान हैं GWS रॉबिन्सन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। निर्वाचन भूगोल जो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक प्रमुख शाखा है, उसका विवेचन भी ऑस्ट्रेलिया में जो JRV प्रेस्कॉट विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया है। इसके अतिरिक्त प्रेस्कॉट ने सीमा एवं सीमांत तथा राज्य के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक भूगोल का विकास किस तरह से हुआ है और वर्तमान में इसके रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं। जैसे कि भारत में भूगोल की जो अन्य शाखाएं हैं उसकी तुलना में राजनीतिक भूगोल को महत्व कम दिया गया है। जैसा कि ICSSR की जो रिपोर्ट है सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी, उसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी अ ट्रेंड रिपोर्ट में लिखा है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी हैज़ रिमेन्ड अ नेग्लेक्टेड ब्रांच इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। अर्थात जो ICSSR की रिपोर्ट है सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी में राजनीतिक भूगोल को लेकर के कहा गया है कि जो भी भारत में जो अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर वो जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, राजनीतिक भूगोल है, वह एक उपेक्षित शाखा के रूप में रही है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में राजनीतिक भूगोल पर कोई शोध कार्य नहीं हुए हैं। जैसे कि लॉयड हैं, हॉल्डिच हैं, स्टैम्प, क्रेसे आदि ये जो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने भारत के प्रादेशिक भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हुए समय राजनीतिक पक्ष को भी स्पष्ट किया। इसी प्रकार यदि भारतीय भूगोलवेत्ता जैसे कि रे चौधरी, RC मजूमदार, UN घोषाल आदि ने भारतीय इतिहास के साथ साथ राजनीतिक भूगोल को भी स्पष्ट किया है। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए भारतीय भूगोलवेत्ता KM पणिक्कर। उनका कार्य भी महत्वपूर्ण है। पणिक्कर के द्वारा उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसको राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में एक प्रमुख प्राथमिक कार्य कहा जा सकता है। इस पुस्तक में पणिक्कर ने भारत का भूगोल, हिमालय का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या मूल्यांकन है, हिंद महासागर में भारत की स्थिति क्या है,
भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके मार्ग का भौगोलिक और राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसी तरह से प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने भी बंगाल के विभाजन पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। चौधरी का जो कोलकाता ज्योग्राफिकल रिव्यू उसमें प्रकाशित एक लेख है इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यह भी एक महत्वपूर्ण लेख है। इसी तरह से अन्य भारतीय भूगोलवेत्ता जैसे कि V.A. जानकी, इन्होंने जो भारत के उत्तरी सीमांत हैं उसके भूगोल पर विस्तृत चर्चा की। मलाया का राजनीतिक भूगोल, इंडो चीन एक राजनीतिक भौगोलिक अध्ययन आदि पर महत्वपूर्ण लेख लिखे। आगे कालांतर में P.P. करण, इन्होंने भी अपने लेख लिखे जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा के विश्लेषण से संबंध में थे। इसी तरह से अन्य विद्वान जैसे S. मुखर्जी, A.B. मुखर्जी, A.B. पिठावाला, B.K. रॉय, R.N.P. सिन्हा, B.G. तामस्कर आदि जो भूगोलवेत्ता हैं, भारतीय भूगोलवेत्ता, उन्होंने राजनीतिक भूगोल में के संबंध में अपने प्रमुख लेख प्रकाशित किए। 1970 के दशक में एक प्रमुख भूगोलवेत्ता R.D. दीक्षित, इन्होंने राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, अनेक लेख लिखे, उनका प्रकाशन किया। उनका जो विशेष कार्य है वह है द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, महत्वपूर्ण है। भारतीय परिवेश में चुनाव जो होते हैं उनके राजनीतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य जो किए हैं वह है K.Z. अमानी द्वारा, अर्थात भारत में जो भी भारतीय पृष्ठभूमि में जो भी चुनाव होता है उन पर उनका जो राजनीतिक विश्लेषण किया है K.Z. अमानी ने। इसी तरह से B.L. सुखवाल ने अपनी प्रमुख पुस्तक इंडिया अ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई, और दूसरी जो पुस्तक है उनकी मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सुखवाल के द्वारा लिखित दो प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि राजनीतिक भूगोल पर स्पष्ट प्रकाश डालती हैं। उसके विकास पर, किस तरह से भारत में विकास हुआ उसके बारे में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने यदाकदा राजनीतिक भूगोल से संबंधित शोध पत्रों का भी प्रकाशन किया है, किंतु यहाँ देखा जाए तो भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ राजनीतिक भूगोल आज भी शोध की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ विषय है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल का विकास क्रमशः होता गया, और वर्तमान में जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो किस तरह से अलग अलग देशों में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरह से अलग अलग देशों में राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। आज हम देखें तो इस पर राजनीतिक भूगोल से संबंधित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने पुस्तकों अथवा लेखों के द्वारा राजनीतिक भूगोल को विशिष्ट अध्ययन का विषय बनाया है, और उपयोगिता की दृष्टि से भी वर्तमान युग में देखा जाए तो राजनीतिक भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसकी विषय वस्तु का लगातार विस्तार हो रहा है, अतः एक राजनीतिक भूगोल एक प्रमुख विकास उन्मुख एवं गतिशील विषय बनकर के उभरता हुआ विषय बन गया है। धन्यवाद।